नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष प्रसाद आप सबों के बीच पुनः उपस्थित हुआ हूं। जीविका प्रीवियस ईयर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अगस्त 19 में पूछे गए सेट को लेकर पिछला बार कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का जो एग्ज़ाम हुआ था वो विभिन्न सेटों में हुआ था और उसी का एक सेट मैं लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। ये सेट देखने के बाद आप लोगों को कुछ हद तक तैयारी करने में सहूलियत होगी और यह पता लगेगा कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किस प्रकार से किस किस चैप्टर से किस लेवल से पूछा गया था और इसी तरह का क्वेश्चन हम आगे भी लेकर आएंगे। बस आप लोग का सहयोग सपोर्ट चाहिए दोस्तों। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि कंप्यूटर से पूछा गया सवाल है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं और यह कंप्यूटर से सवाल है और यह सवाल कह रहा है कि डाटा को डॉक्यूमेंट के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है। क्वेश्चन सवाल कह रहा है कि किसी भी प्रकार के डेटा को कंप्यूटर में एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए कौन सा ऑप्शन का प्रयोग हम लोग करेंगे। ऑप्शन है मेरा पहला है कॉपी और अंडू। तो ये मेरा सुटेबल आंसर नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि कॉपी तो करेंगे तो मेरा डेटा कॉपी हो जाएगा और अंडू करेंगे तो फिर से बैक हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कॉपी एंड पेस्ट, जो कि मेरा डेटा आप लोगों को ये लगेगा कि ये ऑप्शन सही है, लेकिन कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे तो कॉपी मेरा एक जगह एक लोकेशन से कॉपी हो जाएगा और दूसरे लोकेशन में पेस्ट हो जाएगा। तो मेरा डेटा जो है जहाँ से हम कॉपी किए वहाँ भी रह जाएगा और दूसरे जगह पे भी दूसरे लोकेशन पे भी चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही सुटेबल आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि डेटा को एक भाग से दूसरे भाग में ले जाना है, पूर्णतः एक जगह से दूसरे जगह ले जाकर रखने का प्रक्रिया बताएं। उसमें कौन सा ऑप्शन सुनिश्चित करें। तीसरा कह रहा है कट एंड डिलीट। ये भी नहीं होगा। कट करने के बाद अगर हम डिलीट कर देंगे तो मेरा डेटा लैप्स कर जाएगा। इसका सही और सही ऑप्शन 4 होगा, जो कि पिछला बार आयोग ने भी इसको दिया था, कट एंड पेस्ट। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। मेरा क्वेश्चन हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ेंगे इसलिए क्योंकि हमको ये पूरा सेट आपको करवाना है और आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ रिमाइंड के लिए हम अपलोड कर रहे हैं, ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को देखें और समझें, पैटर्न समझें कि किस प्रकार हमें आगे तैयारी करनी है और किस लेवल से सवाल आता था और कैसे तैयारी करनी है। तो हम लोग स्पीड में करेंगे, ज़्यादा हम समझा नहीं पाएंगे। आप लोग सवाल को देखिएगा और खुद से समझ के बनाइएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंकजेट प्रिंटर और लेजर के कौन सा उदाहरण है। जो ऑप्शन दिया गया है इसमें कौन सा उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 है इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन नंबर 2 में है डेली बिल प्रिंटर, ऑप्शन नंबर 3 में है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन नंबर 4 में है गैर इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या, गैर इम्पैक्ट प्रिंटर, क्योंकि मेरा डेली बिल प्रिंटर है जो व्हील के जैसा काम करता है और ये 1 बाई 1 डेटा को अल्फ़ाबेट लाइन पिस्टन के अनुसार काम करता है। दूसरा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो प्रिंटर हमेशा बैंकिंग सेक्टर में प्रयोग होता है और ये डॉटेड लाइन से डेटा को प्रिंट करता है। इसलिए मेरा इसका सही आंसर हो जाएगा गैर इम्पैक्ट प्रिंटर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है और इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक्सेल में 2 सेल को एक सेल में मर्ज करने की प्रक्रिया को क्वेश्चन कह रहा है एक्सेल में 2 सेल को एक अकेले सेल को जोड़ने की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से क्या संदर्भित किया जाता है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सेल को एक सेल बनाने में कौन सा प्रक्रिया का हम उपयोग करेंगे। तो आप लोग कंप्यूटर अगर चलाते होंगे तो समझते होंगे कि एक्सेल में अगर 2 सेल को हमको एक सेल बनाना है तो सेल मर्ज करना पड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, सेल मर्ज। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कमांड का उपयोग फाइलों को नाम और लोकेशन देने के लिए किया जाता है।
कंप्यूटर जब हम चलाते हैं तो कौन सा फाइल का कमांड यूज करके किसी भी फाइल का नाम और लोकेशन देते हैं। तो हम लोग कोई फाइल है उसको अगर नाम और लोकेशन देना होता है तो हम लोग उस फाइल को सेव एज करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन 3 हो जाएगा, जो सेव एज है। नीचे देखिएगा दोस्तों, आयोग इस सवाल का आंसर भी दिया है। हम जो सवाल आप लोगों को दे रहे हैं ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो एग्जाम हुआ था उसी का डाउनलोड प्रति है और उसी को सिर्फ हम रीमॉडिफाई करके आप लोगों के समझ प्रस्तुत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कंप्यूटर का एक हिस्सा जहां डेटा और निर्देश प्रसंस्करण के लिए रखे जाते हैं इस रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन 1 में है फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन नंबर 2 में है एक्यूमुलेटर, ऑप्शन नंबर 3 में है मेमोरी यूनिट, ऑप्शन नंबर 4 में है रजिस्टर यूनिट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मेमोरी यूनिट, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 में है। अब हमारा कंप्यूटर का सवाल खत्म हुआ। 5 क्वेश्चन पिछली प्रीवियस ईयर में कंप्यूटर से था जो कि आप लोगों ने देखा। अब आगे हम लोग रीजनिंग का सवाल देखेंगे कि रीजनिंग किस प्रकार पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर पहला है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो देखिए दोस्तों, एक किस तरह का क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया रीजनिंग में। तो उस दिन 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर रीजनिंग का दूसरा, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों के साथ रिक्त श्रृंखला भरें। नीचे दिए विकल्प है और ये अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ क्या है? BQDX, पहला देखिए आप लोग BQDX, उसके बाद यह FQHX और JQLX। इसके बाद यहाँ खाली स्थान में कौन सा जगह ऑप्शन आएगा? सब तो इसका ऑप्शन है, देख लीजिएगा, आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है और हम सही से ज़्यादा आपको बता नहीं पाएंगे इस पर। तो इसका ऑप्शन होगा NPQX, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 में अवस्थित है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर रीजनिंग का तीसरा क्वेश्चन है। ये हम लोगों का स्टेटमेंट से है। तो स्टेटमेंट पढ़िए हम लोग। कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में कथन दिए गए हैं जिनके नीचे उसके निष्कर्ष भी दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न हो, और यह निर्धारित करना होगा कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का अनुसरण करता है। मतलब सवाल कह रहा है कि हम जो नीचे दिए गए निष्कर्ष आप लोग पढ़िए और उसको सत्य मानिए। सत्य मानने इसलिए कह रहा है क्योंकि जो लिखा है वो वास्तविकता में वो सही नहीं है, लेकिन ये निष्कर्ष को आप सत्य मानते हुए ही सवाल को हल करिए। तो इसको हम सत्य मानते हैं कि कथन 1 में कह रहा सभी कार ट्रक हैं। क्या कह रहा है? यानी कि कार है, एक कार है और ये सभी ट्रक है। अब कह रहा है कथन नंबर 2 में कि सभी ट्रक बस है। अब सारे ट्रक बस है, तो मेरा पहला वाला छोटा वाला हो गया, सभी कार ट्रक है और सभी ट्रक बस है। तो ये निष्कर्ष को बनाते हुए हम लोग देखेंगे कि नीचे ऑप्शन में कौन सा निष्कर्ष मेरा सही होता है। तो पहला निष्कर्ष में है ऑप्शन नंबर 1 में निष्कर्ष 1 और दोनों अनुसरण करता है। दूसरा में है ना तो निष्कर्ष 1 ना ही 2 अनुसरण करता है। तीसरा में है केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है और चौथा में केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, जो कि हम लोगों को D में ऑप्शन मौजूद है। ये सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। कह रहा है ये घड़ी से हम लोग का है क्वेश्चन रीजनिंग का। जब घड़ी में 4:08 का समय होता है तो घड़ी के लंबवत अक्ष और घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा? ये आपका
घड़ी से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 में इसका सही ऑप्शन है 124 डिग्री और 48 डिग्री। हाँ दोस्तों, हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों का बहुत सा का मन में यह सवाल भी रहेगा कि क्वेश्चन को हम हल नहीं कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन लाने का उद्देश्य है कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से अवगत कराना, क्योंकि आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे तभी बेस्ट प्रिपरेशन का उपाय निकाल पाएंगे। किस प्रकार से पूछा गया सवाल, इसको कैसे हल करना और कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठाकर जीविका परियोजना में अपना एक सीट के लिए जगह बनाना है। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का 5वां नंबर है। यदि सुरभि को RTQAGH के रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड में JIVI को क्या लिखा जा सकता है? तो इसको देखिए और देख के ही समझ में आता है कि S को R लिखा, U को T लिखा, इस तरह से -1 सारे अल्फ़ाबेट में हुआ है। तो उसी तरह से JIVI का -1 होगा, तो J का -1 हो गया, J का -1 हो गया I का -1 हो गया H, और V का -1 हो गया U, और I का -1 H हो गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 में प्रयुक्त है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। अब रीजनिंग का क्वेश्चन खत्म हो गया और अब मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। यानी 5 कंप्यूटर हम लोग कर लिए, 5 रीजनिंग कर लिए, अब 5 मैथ पूछा है। अब देखते हैं मैथ का कितना संख्या है। तो मैथ का क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है, कुछ धनराशि को साधारण ब्याज पर 3 साल के लिए एक निश्चित दर पर रखा गया। यदि इसे 4% अधिक दर पर रखा गया होता तो इसमें 600 रुपये अधिक प्राप्त होता। तो धनराशि ज्ञात करिए। कह रहा है कि कोई धनराशि को हम 3 साल के लिए रखें, अगर निश्चित दर पर रखें, यानी हमारे यहाँ रेट मौजूद नहीं है, लेकिन कोई एक रेट पर रखे। लेकिन एक सवाल कह रहा है कि 4% अधिक रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे रखते तो हमको 600 रुपया और मिलता। जो अमाउंट मिला उसमें 600 रुपया और ज़्यादा मिलता। तो उसके हिसाब से 3 साल के हिसाब से हमें 4% को देखना है। तो 3 साल समय है, 4% एक्स्ट्रा रेट है, तो हम इसके हिसाब से अगर हमें जो मिलता 4 या 12% इंटरेस्ट रेट मिलता, तो 12 से हम जो है 60 को डिवाइड कर देंगे, तो 12×5 = 60, 12×5 = 60, और कोई भी राशि 100% होती है तो 12×5 = 60, कोई भी राशि 100% होती है तो ये 50 से कट जाएगा, 50 × 100 यानी 5000 मेरा सही इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। आगे चलते हैं हम लोग। मैथ का सवाल नंबर 2 में कह रहा है, मनीष को एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 50% की रियायत मिली। यानी कि मनीष को कोई वस्तु खरीदने गया और उसका जो मार्क्स प्राइस था उससे 50% उसको डिस्काउंट मिल गया, और उसने खरीदी गई कीमत को 40% लाभ के साथ 8400 रुपया में उसे बेच दिया। तो अंकित मूल्य क्या थी? कह रहा है कि कोई सवाल अंकित मनीष जो है कोई सामान खरीदने गया, जो उसको मार्क्स प्राइस था उस पर 50% डिस्काउंट मिल गया, और मनीष खरीदने के बाद उसको फिर 40% लाभ में बेच दिया। तो उसका मार्क्स प्राइस क्या हो जाएगा? तो इसका मार्क्स प्राइस दोस्तों हो जाएगा 12,000 रुपया, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे एलसीएम है, लेकिन एलसीएम में नॉर्मल एलसीएम नहीं है। 0.75, 1.25 और 0.55 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 41.25, जो ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है। आगे चलते हैं हम लोग मैथ का सवाल नंबर 4 में। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है? एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 6:5 है। यदि पानी में 8 लीटर
पानी में मिला दे, यदि पानी में 8 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अनुपात 6:7 हो जाता है। सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कह रहा है कि एक मिश्रण का अल्कोहल में 6 के और 5 के अनुपात में है, और कह रहा उस मिश्रण में 8 लीटर पानी मिलाया जाता है तो इसका नया अनुपात 6:7 हो जाता है। परंतु मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा ज्ञात करें, तो कह रहा है पूरा अब जो मिश्रण नया तैयार हुआ उसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी ये ज्ञात करने के लिए सवाल कह रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 24 लीटर। आगे चलते हैं मैथ का सवाल नंबर 5 में। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालें। तो प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का औसत हम लोग निकालने का एक फॉर्मूला होता है n × n+1/2। तो आप लोग निकाल लीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 15.5। आगे चलते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। नहीं, खत्म हो गया मैथ का सवाल। अब हम लोग 5 कंप्यूटर किए, 5 रीजनिंग किए, 5 मैथ किए। अब हम लोग को जीके से सवाल आ गया, जीके का सवाल। अब देखिए जीके में क्या पूछा है पिछले प्रीवियस ईयर में। पहला क्वेश्चन है अब्दुल बारी पुल बिहार में कहाँ है। अब्दुल बारी पुल बिहार में कहाँ है। हालांकि आयोग ने देखिए यहाँ आंसर नहीं दिया इसको, इसलिए नहीं आंसर दिया क्योंकि ये जो ऑप्शन में जो आंसर है हाजीपुर है, समस्तीपुर है, सोनपुर है और बख्तियारपुर है। ये ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, लेकिन ये सवाल के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सुटेबल नहीं लगा होगा, इसलिए आयोग आंसर नहीं दिया। इसका सही जानकारी हम दे देते हैं दोस्तों। अब्दुल बारी पुल बिहार में कहाँ है, इसका जवाब है भोजपुर के कोइलवर पुल। आधिकारिक तौर पर अब्दुल बारी पुल इसको कहते हैं। सोनपुर नदी पर बना है। यह 1.44 किलोमीटर लंबा और 2 लेन का पुल है, और यह जो पुल है रेल और सड़क दोनों को आरा शहर को भारत के बिहार की राजधानी पटना से जोड़ता है। आरा शहर को बिहार की राजधानी पटना से जोड़ने वाला जो पुल है, यही आधिकारिक तौर पे इसका नाम अब्दुल बारी पुल है। इसका निर्माण दोस्तों 1856 ईस्वी में हुआ था। हालांकि आयोग इसका कोई ऑप्शन आंसर नहीं दिया है क्योंकि वो जो आंसर प्रोवाइड किया था वो सुटेबल नहीं लगा होगा, इसलिए इसमें सबको बोनस अंक मिला होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जीएस का। कह रहा है पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, यानी वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, हाजीपुर में है। आप लोग सब जानते हैं, ये आप लोग के लिए एकदम इजी सवाल था। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन से संयंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शन आप लोग एकदम इजी सवाल था, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का यूज करके हम लोग भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर जीके का 4। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन गोज फ्रॉम बिहार। निम्नलिखित में कौन सी ट्रेन बिहार से जाती है। ये देखिए कैसा सवाल है। ऑप्शन है इस्पात एक्सप्रेस, साबरमती एक्सप्रेस, गीतांजलि एक्सप्रेस और विकल्प सभी सही, सभी विकल्प। इसमें भी आयोग ऑप्शन आंसर नहीं दिया था क्योंकि ये भी क्वेश्चन आयोग को लगा होगा कि हमने जो ऑप्शन प्रोवाइड कराया है ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सुटेबल नहीं है, तो इसमें भी सभी को बोनस अंक मिला होगा सभी को। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जीके का 5वां क्वेश्चन में। 5वां क्या कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ चाइना, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी चीन की मुद्रा है। चीन की मुद्रा क्या है दोस्तों। पहला ऑप्शन में है येन, दूसरा में है रुपया, तीसरा में है युआन और चौथा में है नन ऑफ दीज। तो आप लोगों का सबसे सही सुटेबल है चीन का मुद्रा है युआन, जो कि सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। हम लोग 5 जीके का कर चुके हैं, 6ठा है
विच इज द टॉलेस्ट पीक इन द हिमालयन माउंटेन रेंज। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। कह रहा है कि सिंधु जल समझौते के अनुसार इन पश्चिमी नदियों के पानी को पाकिस्तान बिना किसी प्रतिबंध के प्रयोग कर सकता है। एज पर इंडस वाटर ट्रीटी, पाकिस्तान कैन यूज द वाटर ऑफ दिस वाटर रिवर्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। यानी सिंधु जल समझौता के अनुसार पाकिस्तान कौन सी नदियां का पानी बगैर कोई रिस्ट्रिक्शन के यूज कर सकता है। देखिए, ये हम लोग का अभी वर्तमान में एक सनसनीखेज मुद्दा बन गया था सिंधु जल समझौता, और ये प्रीवियस ईयर 2019 में पूछा गया सवाल है। उस समय ये सवाल पूछा गया था। तो इसका उस समय सिंधु जल समझौता जो हुआ था हम लोगों को, ये हुआ था सिंधु, झेलम और चिनाब नदी पे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 में इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। जीके का क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बिहार में सर्वाधिक सड़कों का नियंत्रण किसके पास है। हु हैज कंट्रोल ऑफ मैक्सिमम रोड्स इन बिहार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। आगे चलते हैं जीके का सवाल नंबर 9 के तरफ। जीएस का सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है। कह रहा है विच एयरपोर्ट इज द मोस्ट यूज टू ट्रेवल फ्रॉम बिहार टू नेपाल। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार से नेपाल जाने के लिए सर्वाधिक किस हवाई अड्डे का प्रयोग किया जाता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि जो नेपाल और बिहार के नज़दीक लोकेलिटी एयरपोर्ट रहेगा वही सबसे ज़्यादा उसका यूज किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्सौल हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये साइंस से सवाल है। आइरिस इज ए पार्ट ऑफ विच ह्यूमन ऑर्गन। मतलब आइरिस मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है। तो सभी जानते हैं कि आँख से संबंधित है। इसका सही आंसर आई हो जाएगा। आइरिस आँख से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 ये है। ये देखिए उस समय का करंट अफेयर रहा होगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस टू डीमोनेटाइजेशन ऑफ 500 and 1000 टन। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 500 तथा 1000 के नोट के विमुद्रीकरण की घोषणा कब की थी, यानी नोटबंदी की घोषणा कब की थी दोस्तों। तो इसमें भी आयोग आंसर जो दिया है 8 नवंबर 2016। इसका सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 3 में है। आगे चलते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर कह रहा है कि बिहार में किस जगह पर फ्लाइंग और ग्लाइडिंग क्लब है। बीच प्लेस इन बिहार है जो फ्लाइंग एंड ग्लाइडिंग क्लब। तो ये फ्लाइंग एंड ग्लाइडिंग क्लब जो है उस समय 2019 में पटना में है। 2019 के अनुसार ये है। अब आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है विच प्लेस ऑफ बिहार डज नॉट हैव एन एयरपोर्ट। यानी नीचे दिए गए ऑप्शन के अनुसार कौन से स्थान पे एयरपोर्ट नहीं है। बिहार के किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है। ऑप्शन दिया है रक्सौल। रक्सौल में है क्योंकि अभी हम लोग पढ़े थे रक्सौल से ही सबसे ज़्यादा नेपाल की जाने वाला फ्लाइट ये होता है। पटना में तो हमारा राजधानी ही है। मुंगेर है और मुजफ्फरपुर है। तो मुंगेर और मुजफ्फरपुर में भी हवाई अड्डा है। तो आयोग देखिए यहाँ कोई ऑप्शन नहीं दिया था क्योंकि आयोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सेट किया था वो सुटेबल नहीं लगा, इसलिए इसका आंसर प्रोवाइड नहीं किया। इसमें भी सभी को एक बोनस अंक मिला होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। बिहार में कितने हवाई अड्डे हैं। हाउ मेनी एयरपोर्ट इन देयर इन बिहार। तो ये आप लोग इसको देखकर हड़बड़ाइएगा नहीं क्योंकि ये पुराना सवाल था, उस समय का करंट अफेयर था। तो उस समय बिहार में हवाई अड्डा 8 था। 8 को बिहार सिर्फ में हवाई अड्डा था।
आगे चलते हैं हम लोग। सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 कह रहा है कि अंडर हुज लीडरशिप एज प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया वाज द इंडस वाटर ट्रीटी साइन इन 1960। कह रहा है, देखिए उस समय भी इंडस वैली हम लोग का जो है सिंधु नदी जल समझौता पे दूसरा सवाल है ये। भारत में प्रधानमंत्री के रूप में किसकी अध्यक्षता में सन 1960 में सिंधु जल समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था? उस समय 1960 में भारत के कौन प्रधानमंत्री थे? तो उस समय जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू के समय ही सिंधु नदी जल समझौता पे हस्ताक्षर हुआ था, जो कि अभी एक सनसनीखेज मुद्दा बना हुआ है और इस पे बहुत सारे एक्शन लिए जा रहे हैं। आगे चलते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर इन राइट ऑफ द फंडामेंटल राइट इन इंडिया एडॉप्टेड। निम्नलिखित में से किससे भारत में मौलिक अधिकारों को अपनाया गया है? यानी मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में किस देश से अपनाया गया है? तो इसमें है ऑप्शन नंबर 1 में यूनाइटेड स्टेट, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड या ऑल ऑफ दीज। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी ऊपर दिए गए जो भी हैं कंट्री सभी से हमारा मौलिक अधिकारों को अपनाया गया है। आगे है मेरा सवाल 17। कह रहा है कि वेयर डज द ग्रैंड ट्रंक रोड फ्रॉम वाराणसी इन बिहार स्टार्ट। बिहार में वाराणसी से ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ से शुरू होता है? तो वाराणसी से ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ से शुरू होता है? तो मोहनिया से। इसका सही आंसर मोहनिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, उस समय के ओलंपिक आर हेल्ड एट द गैप ऑफ हाउ मेनी ईयर। यानी कह रहा है कि ओलंपिक कितने सालों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं? ओलंपिक जो खेल होता है वो कितने सालों के अंतराल में आयोजित किया जाता है? तो ये 4 ईयर के अंतराल में ओलंपिक खेल आयोजित होता है। अभी पूछ देगा करंट अफेयर के रूप में कि भारत ने ओलंपिक में 2024 ओलंपिक में कितने पदक जीता था? तो टोटल पदक 6 थे। गोल्ड मेडल कितना जीता था? गोल्ड मेडल 0 था। सिल्वर मेडल कितना जीता था? तो सिल्वर 1 था और बाकी सब ब्रॉन्ज था। तो ये सब थोड़ा सा खेल स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन इस बार आएगा। पिछला बार सिलेबस डिफाइन नहीं था, इस बार सिलेबस डिफाइन है, लेकिन फिर भी एक सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पिछला बार भी पूछा था। आप लोग आगे चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ट्रेन डज नॉट रन इन बिहार। बिहार में कौन सी ट्रेन नहीं चलती है? तो ऑप्शन में है विक्रमशिला एक्सप्रेस, ये बिहार में चलती है। उत्तरी बिहार एक्सप्रेस, ये भी बिहार में चलती है। कलिंगा एक्सप्रेस, ये नहीं चलती है। राजधानी एक्सप्रेस, ये भी चलती है। एक कलिंगा एक्सप्रेस नहीं चलती है, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, हाउ इज बिहार इन रिलेशन टू रेल ट्रांसपोर्ट कंपेयर टू द अदर स्टेट। यानी अन्य राज्यों की तुलना में रेल परिवहन के संबंध में बिहार की स्थिति किस स्थिति में है? अन्य राज्यों की तुलना में ट्रेन की स्थिति बिहार में कौन सा रैंक पे है? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 5th रैंक पे। हालांकि आयोग इसका आंसर प्रोवाइड नहीं किया है, लेकिन गूगल और अन्य सोर्सों से पता करके हम आपको बता रहे हैं कि 5th रैंक पे होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, एसएमएस का पूर्ण रूप क्या है? एसएमएस का पूर्ण रूप क्या है, यानी एसएमएस का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शॉर्ट मैसेज सर्विस, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है। हालांकि एसएमएस सब लोग करते हैं दोस्तों, लेकिन जब देखिए एसएमएस पे सवाल करने की बात आई, उसका फुल फॉर्म करने का बात आया, तो दिमाग में ऑप्शन घूमने लगा होगा कि कौन सा है, इसका ऑप्शन सही क्या होगा। तो ऐसा ही छोटा छोटा चीज़ आपको दिमाग में
घुमाएगा सवालों को और उसको अपने माइंड से इसको सही सही बनाना है। यही कला होता है एग्जाम प्रिपरेशन कंप्लीट कर इसको क्रैक करने का। आगे चलते हैं। 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है, विच नेशनल वाटर वे पासेस थ्रू बिहार। बिहार में कौन सी राष्ट्रीय जलमार्ग गुजरती है? तो ऑप्शन है NW2, NW4, NW1 और NW3। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 NW1। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है दोस्तों, विच नेशनल हाईवे हैज टू लॉन्गेस्ट लेंथ इन बिहार। यानी बिहार में किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई है? तो कौन सा नेशनल हाईवे बिहार में सबसे ज़्यादा लंबी है? तो NH31 जो ऑप्शन नंबर 3 में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के तरफ। कह रहा है कि द टर्म नॉकआउट इज रिलेटेड टू विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स। नॉकआउट शब्द इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो नॉकआउट किससे संबंधित है? नॉकआउट में मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग से संबंधित है नॉकआउट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के तरफ। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई whom। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, व्हाट इज द मिनिमम एज क्राइटेरिया फॉर कंटेस्टिंग फॉर प्रेसिडेंटशिप इन इंडिया। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? बहुत ही आसान सवाल था दोस्तों। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 35 ईयर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है। आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रेल रोड्स इन बिहार। बिहार में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार में रेल मार्गों की कुल लंबाई 5188 किलोमीटर, 5188 किलोमीटर बिहार में रेल मार्गों की कुल लंबाई है। ऑप्शन आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। विच द नेशनल वाटरवे इज नॉट यूज बाई स्टीमर्स इन बिहार। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग बिहार में स्टीमर द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, बरारी घाट से महादेवपुर घाट, ऑप्शन नंबर 2 में मोकामा से बरौनी, ऑप्शन नंबर 3 में महेंद्र घाट से पटना, ऑप्शन नंबर 4 में पटना से मीनापुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पटना से मीनापुर, जो आपका 4 नंबर ऑप्शन में उपस्थित है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे डज नॉट गो थ्रू बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार से नहीं जाता है? 4 राष्ट्रीय मार्ग का ये नीचे आंसर ऑब्जेक्टिव में दिया है। इसमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरता है? NH15, NH81, NH30 और NH85। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 NH15, यानी कि NH15 जो है बिहार से इसका ये राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज ऑफ नो एज ए फादर ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भारतीय संविधान का जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। द टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन बिहार इज। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, हालांकि इसका आयोग ऑप्शन नहीं प्रोवाइड करा पाया है, क्योंकि ये उस समय का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। वर्तमान का हम आप लोगों को बता देते हैं।
वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 6131.8 किलोमीटर अभी करंट अफेयर में इसका है, यानी 6131.8 किलोमीटर अभी 2024 के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है। उस समय ऑप्शन दिया होगा, आयोग इसको सुटेबल आंसर नहीं देने के कारण ऑप्शन नहीं दिया, इसमें भी सभी को बोनस अंक मिला होगा। देख रहे हैं ना, पिछला बार लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ऐसा है जो कि कैंडिडेट को इसमें बोनस अंक मिला होगा, क्योंकि मल्टीपल सेट तैयार करना होता है दोस्तों, और मल्टीपल सेट लगभग प्रीवियस ईयर में भी लगभग 27 से 28 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का, तो उतना सेट तैयार हुआ होगा, तो उसमें आयोग भी क्वेश्चन सेट करने में थोड़ी सी ये बरती होगी, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन गलत हैं। इसमें बोनस के रूप में सभी कैंडिडेट को ऑप्शन मिलता है, नंबर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? 32 कह रहा है द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया आल्सो होल्ड दिस पोजीशन। ये एकदम बढ़िया सवाल है। योजना आयोग के अध्यक्ष इनमें से इस पद को भी ग्रहण करते हैं, तो कौन से पद को ग्रहण करते हैं? भारत के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री भी योजना आयोग के अध्यक्ष यही होते हैं। तो आप लोगों से सवाल है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। आगे हम लोग चलते हैं। When did the जन शताब्दी एक्सप्रेस स्टार्ट इन बिहार? बिहार में जन शताब्दी एक्सप्रेस कब शुरू हुई? आप लोग इसका ऑप्शन है 2006, 2002, 2004 और 2000। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2002, जो ऑप्शन 2 में मौजूद है। आगे चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन के तरफ। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है When did गया एयरपोर्ट गेट इंटरनेशनल स्टेटस? गया हवाई अड्डे को इंटरनेशनल स्टेटस कब मिला? तो ये 2002 में मिला। गया को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा 2002 में मिला। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के तरफ। बिहार में रेल यातायात कब शुरू हुआ? When did रेल ट्रैफिक स्टार्ट इन बिहार? तो बिहार में रेल यातायात शुरू हुआ 1860-62 ईस्वी में, यानी 1860 से 62 ईस्वी के बीच में बिहार में ट्रेन की शुरुआत हो गई थी, जो ऑप्शन 3 में हम लोग का मौजूद है। तो ये हमारा जीएस का सवाल था दोस्तों, जीके जीएस का जो 35 था। अब हमारा सवाल समाप्त हो गया। पिछला साल हम लोगों का इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में। 35 सवाल जीके जीएस से था, जिसमें आप लोगों ने देखा कि लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ट्रेन से था, 1 से 2 क्वेश्चन सिंधु जल समझौता से था, 1-2 स्पोर्ट्स से था, 3 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से था, कुछ क्वेश्चन राष्ट्रीय राजमार्ग से था 1 से 2, कुछ क्वेश्चन बिहार के ज्योग्राफिकल भौगोलिक से था, 1-2 मॉडर्न हिस्ट्री से था, और 5 क्वेश्चन कंप्यूटर का था, 5 रीजनिंग का था और 5 मैथ था। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, लेकिन आयोग ने इस बार डिसाइड कर दिया है कि कौन से कितने क्वेश्चन किस चीज़ से पूछा जाएगा, पार्टिकुलर थीम से। तो आप लोगों को हमें यह लगता है कि आप लोगों को ये आपके आगामी एग्जाम में सपोर्ट सहयोग करेगा, और आप लोग जो है इसको देखिए और इसी के अनुसार प्रिपरेशन कीजिए कि जीविका किस लेवल से सवाल लेके आता है। यह कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का सेट नंबर 19 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था सीबीटी, वो था। आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों के प्यार के बदौलत ही हम आगे इसी तरह का सवाल लेकर आएंगे, और क्षमा भी आप लोगों से चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें पिछला वीडियो और इस वीडियो में बहुत गैप रहा, क्योंकि हमारे पास कंटेंट जो है वो गलत कंटेंट हम आप लोग को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य आप लोगों को दिग्भ्रमित करना नहीं है। मेरा उद्देश्य है आप लोगों को पाथवे प्रोवाइड करना, कि आप लोग देखें और समझें कि किस पाथ पे हम लोग को आगे की तैयारी करनी है।
हालांकि यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि बहुत सारे वादे करते हैं कि हम आपको ये करा देंगे, आपको पास करवा देंगे, मेरा वीडियो देखिए, वो देखिए। मेरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एग्ज़ाम प्रिपरेशन में सहायता के लिए है, ना कि एग्ज़ाम क्वालिफाई कराने के लिए। आप लोग इसको देखिए और इसी के माध्यम, इसी के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसी लेवल से तैयारी करिए। और आप लोग को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप लोग मेहनत करिए, तैयारी करिए और जीविका के एम्प्लॉय के बन के आइए, एम्प्लॉय के रूप में। और अगर मेरा एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि मेरा वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं कल फिर आप लोगों को एक वीडियो इसी पे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का लेके आऊँगा। आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो धन्यवाद दोस्तों।